संदेह के घेरे में तमाम कार्यशैली जो प्रशासनिक अधिकारियों की वह देखी जा सकती है। और खास करके अमूमन हर इलाके में चल रहे एसआरए स्कीम के तहत जो विकास कार्य है उस पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। जब से यह स्कीम लागू की गई है, इस स्कीम का लाभ जिस जनता को मिलना चाहिए उस जनता को तो यह लाभ मिल नहीं पा रहा है। अलबत्ता उन तमाम विकासकों को और उन तमाम गृह निर्माण संस्थाओं के पदाधिकारियों को इसका लाभ जरूर मिल पा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई। जमीन की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। करोड़ों रुपए के फ्लैट मिलते हैं, छोटे से छोटे फ्लैट। ऐसे में जो मुंबई की गरीब जनता है, एक बड़ा तबका ऐसा है कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करता है और उसे एसआरए स्कीम की एबीसीडी तक पता नहीं है। एनेक्स 2 क्या होता है, टेबल सर्वे प्लान क्या होता है। क्या सरकारी महकमे में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों का यह फर्ज नहीं है कि उन इलाकों में जाएं और सबसे पहले इस योजना का एक जागरूकता लाएं, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि आखिर एसआरए योजना किस चिड़िया का नाम है। महज उनके दिमाग में एक लालच स्वरूप यह भर दिया जाता है कि आपके फ्लैट, जो आपके झोपड़े हैं उसके बदले आपको मुफ्त फ्लैट मिलेंगे। लेकिन क्या यह फ्लैट देने का तरीका है? यदि यह तरीका इस तरीके का है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। भ्रष्टाचार का दीमक अंदर घुस चुका है। और खास करके बात की जाए तो एनेक्स 2 हो, टेबल सर्वे हो, एलओआई हो, आईओडी हो, तमाम जो चीजें हैं उसकी जानकारी रखना हर उस नागरिक का पहला अधिकार है जो उस इलाके में रहता है जिस इलाके में एसआरए योजना के तहत विकास कार्य का काम शुरू है। खान साहब, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस इमारत को कभी भी गिरने की बात एसआरए प्राधिकरण कर रहा है, उस एसआरए प्राधिकरण ने जिसने किसी जमाने में इसे बनाने की मंजूरी दी थी डेवलपर को। आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं कि यह योजना किस साल शुरुआत हुई यहाँ पर? ये 95 में इन लोग ने शुरू किया था एसआरडी में। एसआरडी से फिर इन लोगों ने कभी कन्वर्ट किया और एसआरए में ले गया। कोई नहीं जानता, किसी से कंसर्न नहीं किया। कंसर्न जो है उनकी साइन नहीं है। आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि जो आपको कब पता चला कि ये तमाम जो चीजें हैं वह फर्जी तरीके से की जा रही हैं? अभी मुझे 2 साल हुआ सर, जब ये हमारी बीएमसी की चाल तोड़ने आए तो मैंने कहा कि मुझे पेपर बताओ। पेपर नहीं दिखाया, पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने बोला तुम जाओ सीधा कोर्ट में। तो मैं कोर्ट गया। कोर्ट में 6 महीना साल तक ये केस चला। कोर्ट ने पूछा कि भाई तुम एनेक्स 2 ला के दो। उन्होंने एनेक्स 2 के नाम पे स्टेटमेंट ला के दिया। वो स्टेटमेंट में भी मेरे वालिद का नाम नहीं था। 242 लास्ट था वो। और जस्टिस नावकर साहब थे। जस्टिस नावकर साहब का लिखा हुआ है कि 242 में इसके डैडी का नाम नहीं है। फिर मेरा बाद में एसआरए से एक नोटिस निकलता है मेरे नाम से 30 जनवरी को कि इसके बाप का नाम मिलता नहीं है, इसके लिए इसका घर तोड़ डालो। और फिर मुझे कोकन कमिश्नर भेजा जाता है। कोकन कमिश्नर में 123 में कोकन कमिश्नर लिख के देता है कि तुम्हारे बाप का नाम है। तो अभी जस्टिस सही है या ये राधेश्याम मोपले सही है? सर ये आप पता लगाइए। हम लोग के यहाँ तो आज तक कोई एक पेपर वाला नहीं आया। एक पेपर वाले को बोले तो आंखें भाग जाते हैं। ये आप लोग की डेयरिंग है। और वो वीकली टाइम्स क्या नाम था? बिल्कुल बिल्कुल। एसआरए प्राधिकरण के सीईओ साहब निर्मल देशमुख साहब, सवाल आपसे है, आपके चैम्बर में जिस प्रकार से हियरिंग रखी जाती है, अलग अलग इलाकों में चल रही विकास कार्यों की सोसाइटियां वहां पहुंचती हैं, विकासक पहुंचते हैं, वजह क्या है कि आपसी समन्वय नहीं हो पाता और एक वैमनस्य की धारणा शुरू हो जाती है। जो लोग सालों साल से एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे वह अब इस योजना के फलस्वरूप एक दूसरे का चेहरा तक देखने के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर एक प्रकार से वैमनस्य देखा जा रहा है। और खास करके उन लोगों के लिए जिनके लिए 1 इंच खरीदना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है, क्या ऐसे लोगों के दस्तावेज खंगालने का काम एसआरए प्राधिकरण का नहीं है? क्या ऐसे लोगों को उनके झोपड़े के बदले फ्लैट मिल सके और सही पूरी पारदर्शिता के साथ मिल सके, क्या यह काम एसआरए प्राधिकरण के उन अधिकारियों का नहीं है जो वातानुकूलित ऑफिस में बैठते हैं और खास करके उन लोगों को ज्यादा शह देते हैं जो विकासक के लोग होते हैं? लेकिन जनता जिससे एबीसीडी तक की जानकारी नहीं है इस योजना की, वह जनता आहत है। आखिर उसे इसकी जानकारी देगा तो देगा कौन? यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। मुंबई की आवाज के माध्यम से हमने मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, वहां पर रहने वाली जो जनता है वह आहत है, सदमे में है कि जिसका घर टूट चुका है उसे
भाड़ा तक नहीं दिया जा रहा है, किराया तक नहीं दिया जा रहा है। हमारे आंखों देखी बात है कि हम पहुंचे थे एसआरए प्राधिकरण में और वहां पर अंधेरी पश्चिम गिलबर्ट हिल का एक बड़ा मसला चल रहा था, जहां पर सीओ साहब खुद बैठे थे और उनके मुंह से यह कहते हुए सुना गया है कि अब विकास कार्य नहीं बल्कि ट्रेडिंग करने के लिए पहुंचते हैं और उस तमाम प्रोजेक्ट को तैयार करने के बाद वह किसी दूसरे विकासक को बेच देते हैं और उसमें बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने का काम करते हैं। लेकिन बात की जाए जनता की, उस जनता की जो कड़े संघर्ष और अथक प्रयासों के चलते इस आर्थिक राजधानी मुंबई को नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करती है, वह जनता आहत है। उस जनता का कोई वाली नहीं है। बात की जाए जनप्रतिनिधियों की, खान साहब आप हमें बताएंगे यहाँ से विधायक साहब कौन है और सांसद साहब कौन है? विधायक तो मिलन देवरा हैं। विधायक नहीं, सांसद साहब मिलिंद देवड़ा हैं। अच्छा, सांसद मिलन देवरा हैं और विधायक जो हैं वो मधु चौहान हैं और कारपोरेटर हैं मीनाक्षा संजय नाइक। ये जो नाइक मैडम है ये किस पार्टी से बिलोंग करती है? ये इससे हैं, अपना कौन सी पार्टी है? बिल्कुल नगर सेवक किसी अन्य पार्टी का, विधायक और सांसद किसी अन्य पार्टी के। मानो ये तमाम जनप्रतिनिधि चक्की के अलग अलग पार्ट बन चुके हैं और इसमें पीस रही है आम जनता। वह जनता जो शिद्दत से इंतजार कर रही है इस योजना के तहत झोपड़े से निकलकर फ्लैट में जाने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो रेगिस्तान की वह रेत हो, वह फ्लैट जो एसआरए स्कीम के तहत ये हासिल करने वाले हैं रेगिस्तान के उस रेत की तरह चमक रही है और एक प्यासा उस रेत को देख के उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है कि अब तो उसे पानी मिलेगा, लेकिन पानी उसे नहीं मिलता, मौत उसकी जरूर हो जाती है। हमारे पास तमाम दस्तावेज हैं जो यह बयां कर रहे हैं पूरे फर्जीवाड़े की दास्तान। बड़े पैमाने पर महिलाएं भी हमारे साथ हैं। हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि उनका मकान तो टूटा है। आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा आसिया बेगम। आपका रूम टूट चुका है? हाँ, कितने सालों से टूटा है? अभी हो गया 1 साल लगभग में। हाँ, आपको क्या कहे थे रूम तोड़ते समय? रूम तोड़ते समय कहे थे कि रूम फ्लैट मिलेगा और एग्रीमेंट मिलेगी, तो अब कुछ अभी तक कुछ पता नहीं है। मैडम आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम हसीना खान है। आपका मकान टूट चुका है? हाँ, एक मकान टूट चुका है। तो आपका मकान टूटते समय आपने एग्रीमेंट किया होगा, तब तो टूटा होगा। कुछ एग्रीमेंट कुछ भी नहीं किए हैं। बिना एग्रीमेंट किए कैसे आपका मकान टूटा? हम लोग को नहीं मालूम। आपको एसआरए स्कीम के बारे में पता है? कुछ भी नहीं मालूम। आपको पता है एसआरए स्कीम? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसे एसआरए स्कीम के बारे में जिसको जानकारी है? कृपया हाथ उठाए, कृपया। किसको पता है? तमाम वह लोग जो हमारे कैमरे के सामने खड़े हैं, इन्हें एसआरए की परिभाषा तक पता नहीं है, एसआरए के कायदा व कानून की पता नहीं है। हम अपने तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं, जैसे आपकी पात्रता व अपात्रता सुनिश्चित की जाती है, आपके मकान से संबंधित दस्तावेजों को खंगालने के बाद उसी तरीके से उस विकासक की भी पात्रता और अपात्रता एसआरए प्राधिकरण तय करता है कि आखिर यह विकासक जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इस विकासक ने जिस विकास कार्य करने का जिम्मा लिया है, क्या इस विकास कार्य से पहले इस तरह की कोई विकास कार्य इसने की है? ऐसे वह तमाम नियम व कानून हैं। लेकिन बात की जाए तो आर्थिक राजधानी मुंबई में तमाम नियम व कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हर वह विकासक विकास कार्य की नींव तो रखता है, लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही उस प्रोजेक्ट को दूसरे को सौंप देता है, वह भी कई करोड़ों में। यानी जो लोग हैं यहाँ के बासिंदे, उन्हें पता ही नहीं। जो यहाँ सालों साल से अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसे किसी बात की जानकारी ही नहीं। गृह निर्माण संस्थाएं जिसकी तर्ज पर एसआरए प्राधिकरण की ओर से विकासक को विकास कार्य करने का मौका मिलता है, वह गृह निर्माण संस्थाएं एनुअल जनरल मीटिंग लेती ही नहीं। ऐसा उन तमाम लोगों का कहना है जो इस योजना में पूरी तरीके से आहत हुए हैं और उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों के मकान तो टूट चुके हैं, 7-8 सालों से टूट चुके हैं। साल 2 साल शुरुआती दौर में उसे विकासक ने किराया तो दिया है, लेकिन बाकी का जो कार्यकाल बीता है वह खुद अपने खर्चे से किराए का मकान लेकर रह रहा है। यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। हमारे साथ और भी महिला हैं। आपका नाम? मरियम भी शहाबुद्दीन बानकर। आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? मैं तो बहुत दिन से, मेरे सास ससुर का सबका यहीं पे इंतकाल हो गया। आप ये बताइए, यहाँ पर आपका मकान टूटा है? नहीं, मेरा मकान नहीं टूटा। मैंने केस दाखिल के जाके की हूँ, कोर्ट में मैंने केस डाली हूँ। आप ये बताइए, यहाँ पर जो विकास कार्य चल रहा है इसकी कितनी जानकारी है आपको? क्या है, यहाँ पे हम लोग सर्वे हमारा नहीं हुआ, डेमोलेशन करने के लिए आते हैं तो बीएमसी आती है, डायरेक्ट तोड़ने लगती है, नोटिस नहीं देती, कुछ भी नहीं देती और तोड़ने को लग जाती है।
और यहाँ के लोग एक पेपर छपाते, कोर्ट में से आते, बोलते हम जीत गए करके घर के में पेपर बांट देते। एक जोरस 50 रुपए का 50 कर लेते, 50 घर में बांट देते। हम लोग जीत गए करके, हम लोग हार गए करके ऐसा बोलते हैं। उसको भी हमको कोई एतराज नहीं है। चलो तुम अपनी लाल करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बाकी ना हमारा घर में सर्वे नहीं किया, ना हम लोग को कोई ये बिल्डर का नाम नहीं मालूम, ना हमको सोसाइटी का नहीं मालूम है, ना बिल्डर का फोटो लगा है, ना बिल्डर का बैनर लगा है, ना पाटिया लगा है। आखिर बिल्डर है कौन? सवाल गंभीर है और विचलित कर देने वाला है कि आखिर बिल्डर चोर है कि साहूकार है, यह आरोप लगाया है मोहतरमा ने। और खास करके इनका यह कहना है कि इनके इलाके में चल क्या रहा है इसकी इन्हें जानकारी नहीं। और जब इनका मकान टूटने की कगार पे पहुंचा तो इन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां से इन्हें राहत के तौर पर स्टे ऑर्डर मिला है और इनका मकान अब अपनी जगह पर काबिज है। लेकिन इनका जो सवाल है वो बेहद गंभीर है कि टेबल सर्वे हुआ ही नहीं, एनेक्सर 2 बना ही नहीं, तो आखिर यह ट्रांजिट कैंप कैसे बना है। राकेश कदम से एक बार फिर से गुजारिश करेंगे कि अपने कैमरे को उस ट्रांजिट कैंप की तरफ लेकर जाएं और खास करके उसे अपने कैमरे में कैद करें और दिखाने की कोशिश करें कि आर्थिक राजधानी मुंबई में एक ईंट यदि रखा जाता है तो बृहन मुंबई महानगर पालिका का बुलडोजर उसे समूल उखाड़ के फेंक देता है। और इस 4 मंजिले इस ट्रांजिट कैंप को बनाने के पीछे का मकसद जो भी हो, लेकिन इनका आरोप बेहद संगीन है कि इस ट्रांजिट कैंप को बनाने की कोई भी अनुमति न मिलने के बावजूद इसे बनाया गया है। लेकिन यदि ट्रांजिट कैंप बना है तो परमानेंट रिहैब कब होगा, यह जिम्मेदारी किसकी बनती है। एक विकासक यदि किसी इलाके का विकास कार्य करने के लिए जाता है तो उसे एक टाइम बॉन्ड दिया जाता है, उसकी एक समय सीमा, एक अवधि मुकर्रर की जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि मुंबई में चल रहे वो सालों साल से सरकारी योजना, जहां कुछ मकान टूटे हैं तो कहीं ट्रांजिट कैंप बने हैं लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं है, कहीं इमारत बनी है लेकिन चाबियां अभी तक किसी को नहीं दी गई है। इस तरह के कई फर्जीवाड़े, कई बंदरबाट हमने लेमन न्यूज के माध्यम से दर्शकों को काफी नजदीक से दिखाने की कोशिश करी है। जी कुछ कह रहे हैं आप? सर, ये बीएमसी का लेटर है। ये वरिष्ठ वसाहत अधिकारी ने लिखा है की सदर भूभागवर निष्कासनासाठी आम्ही काय परमिशन दिला नहीं। हाँ, और सर ये अभी 2012 का है सर, तो ये कौन से अभी हिसाब से ये लोग ने ये तोड़ा सर, बताइए। मैं कोर्ट में गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खान साहब कह रहे हैं जिन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वह तमाम दस्तावेज हासिल किए हैं सरकारी संस्थानों से। साल 2012 का यह लेटर बयां कर रहा है कि यहाँ की जो फर्जीवाड़े की वह पूरी दास्तान, और खास करके इस पे बृहन मुंबई महानगर पालिका के कॉलोनी ऑफिसर वसाहत अधिकारी साहब यह लिख के देते हैं कि इस इलाके में किसी प्रकार की कोई भी अनुमति किसी विकासक को नहीं दी गई है। और खास करके हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सीटीएस क्रमांक 626, 627, 628, 629 नारियलवाडी संत सावता मार्ग येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प कार्यान्वित असून आपल्या तक्रारीत नमूद सदर भूभागावर निष्कासन कारवाई सुरू असल्याचे नमूद केल्यानुसार कळविते येते की सदर भूभागावर सध्याची निष्कासन कारवाई या कार्यालयाकडून आयोजित करण्यात आलेली नाही। यानी इनकी तरफ से यह डेमोलेशन नहीं किया गया है। तो आखिर डेमोलेशन किसके तरफ से किया गया है? हमारे साथ शाहिद हैं, दक्षिण मुंबई कवर करते हैं, शाहिद से गुजारिश करेंगे वह हमारे करीब आए। शाहिद, पूरा दक्षिण मुंबई आप कवर करते हैं और खास करके हमने कई जगह पर आपके साथ एक सामूहिक तरीके से दर्शकों को यह मंजरनामा दिखाने की कोशिश करी है। यह जो नारियलवाड़ी का जो सारे स्कीम जो चल रहा है यहाँ पर, आखिर इसमें माजरा क्या लगता है आपके अनुसार? देखिए, माजरा तो सिर्फ हमें तो यही लगता है कि गरीबों के दम पर अपना पैसा बनाना, अपना काम करना और गरीबों को यूं ही छोड़कर चला जाना। हमारा मकसद ये है कि हम ये जानना की कोशिश करते हैं कि कहां पर क्या गलती हुई है और किधर पर क्या इन्होंने खोदा है अपना मामला। आप देखेंगे कि करीब 200 से ज्यादा एसआरए के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि 5 से लेकर 15 बरस से अटके हुए। कारण क्या है? कारण जब जानने की कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है कि कहीं कोई परमिशन तो लिया नहीं गया। जब हमारी इनसे बात हुई थी, ये नारियलवाड़ी इनसे लोगों से, तो ये चाहते थे कि हमको एक ना स्वच्छ वातावरण मिले, एक सारे परमिशन के तहत हमारा बांधकाम हुए, ताकि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को इस कैंपोकोला की तरह इस तरीके का मामला देखना नहीं पड़े। कोई अधिकारी ये आके रातों रात इनको खाली नहीं करा देवे कि भाई आपके पास में ये परमिशन नहीं है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो सारे नियमों का उल्लंघन किया है,
या इसके अंदर बाकायदा ये परमिशन नहीं है या ये परमिशन नहीं है। हमने सारे लोगों से जानने की कोशिश की तो इनका यही बोलना था कि हम है ना विकास के खिलाफ नहीं है, हमारा ये मानना है कि हमारा जो भी विकास कार्य हुए वो सारे कायदे कानून नियम के तहत हो। बिल्कुल बिल्कुल नारियलवाड़ी के तमाम रहिवासियों का विरोध विकास को लेकर नहीं है। एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को और उन सरकारी संस्थाओं में बैठे अधिकारियों को यह बताना चाहते हैं कि विकास का विरोध किसी को नहीं है, लेकिन इस विकास के साथ साथ जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें जिसमें दीमक घुस चुका है वहां पर हमारा विरोध है। और किसी भी चीज में जो पारदर्शिता आनी चाहिए वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ लगातार आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं अब्दुल सत्तार खान। आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? यहाँ 96 से मैं हूँ। 96 से आप यहाँ पे रहते हैं। जब से ये विकास कार्य की शुरुआत यहाँ पे की गई है, बड़े संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि यहाँ के रहवासियों को समय समय पे कोई जानकारी दी गई? ऐसा कुछ भी नहीं मालूम पड़ा ये कि मतलब ये काम डेवलप होने वाला है, तो इसके लिए सबको खुशी हुई। और उसके अंदर तो मुझे यहाँ तक कि वो किया गया कि मुझे 1 साल का भाड़ा भी दिया गया, एग्रीमेंट भी दी गई, लेकिन बोले कि चौथे माले पे चले जाओ तुम। लेकिन फिर बाद में मैं पूछा कि मेरे को हमेशा के लिए रूम मिलेगा या चौथे माले पे फिर से चौथे माले पे रहूंगा? तो बोले कि नहीं, अब ये तो तुम बिल्डर से पूछो। बिल्डर ने मेरा पेपर 6 महीना अपने पास रखा और रखने के बाद में फिर बोलता यार तुमको हम घर दे रहे हैं। बोला कहाँ दे रहे हो? बोले ट्रांसिस के में। बोला वो घर कितने दिन के लिए? तो बोलता है कि अभी वो फिर देखेंगे क्या है। फिर मैं बोला कि अब तुम अपना काम करो, मैं अभी अपना घर का ताबा नहीं दूंगा और मैं ऐसे ही रहूंगा और तुम अपना काम करो। बिल्कुल, औरों की समस्याएं देखने के बाद लोग सहम जाते हैं कि जैसे उन लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है जिनके मकान टूट के सालों साल हो गए हैं। ऐसे में यदि आज वर्तमान में हम अपना मकान बिल्डर के हाथ में देंगे तो कल को हमारे मकान के बदले हमें फ्लैट मिल पाएगा भी कि नहीं? क्योंकि एक तरफ नेता, दूसरी तरफ आरटीआई कार्यकर्ता और तीसरी तरफ बिल्डर के इर्द गिर्द घूमने वाले वह तमाम तथाकथित दलाल, ऐसे लोगों से बिल्डर को निजात नहीं मिल पाती है और वह दलदल में धंसता चला जाता है। एक तरफ विकास की राह को प्रशस्त करने की कवायद, तो दूसरी तरफ जो रहवासी हैं उन्हें सताने का भी काम किया जाता है। लोग नहीं चाहते कि विकास न हो, लोग चाहते हैं कि विकास हो। कीड़े मकोड़ों की तरह झोपड़पट्टियों में अपने परिवार के साथ जीवन गुजारना कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे झोपड़पट्टी से निकाल के उसे फ्लैट मिले, एक अच्छा माहौल मिले, उसके परिवार का एक अच्छा भविष्य उसमें उसे देखने के लिए मिले। लेकिन यहाँ पर लोगों के सपनों के साथ मजाक किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। हर 5 साल के दौरान चुनाव आता है। आपसे जानना चाहेंगे, तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाके में पहुंचते हैं और अपनी जनता को किसी भी तरीके से लुभाने की कोशिश करते हैं, उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। मकसद पूरा हो जाता है, चले जाते हैं। तो क्या लौट कर आते हैं? बिल्कुल नहीं आए, नहीं सर आज तक। अभी वो संजय नायक हमारे यहाँ 2 बार अभी इतना बुलाने के बाद आया था कि इन लोगों ने गटरें बंद कर दी, संडास बंद कर दी कि लोग परेशान होकर इस ट्रांजिट स्कीम जेल में चले जाए। लेकिन हम लोग ने जब उसको बुलाया तो देखा कुछ काम नहीं किया। फिर हम लोगों ने खुद दरवाजा बनवाया। वो हमारे लोखंडे साहब बेचारे हैं, वो दोस्त, वो आके उन्होंने बना के दिया। समझे? आपसे जानना चाहेंगे कि चाहे नगर सेवक हो, विधायक हो, सांसद हो, ये तीनों में से कौन अब तक आपके इस इलाके में आया है जब से आपकी समस्या? आया सर, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया सर। देखने तक नहीं आया अंदर क्या हो रहा है। हम अपने उन दर्शकों को यह बताना चाहते हैं जिन्होंने मुंबई की आवाज के माध्यम से तमाम हमारे कार्यक्रम को देखा है। हर इलाके की जनता आहत है और हर इलाकों में झोपड़पट्टियों में रहने वाली ज्यादातर जनता चुनाव के दौरान वोट करती है और अपने उस कीमती वोट से उन तमाम जनप्रतिनिधियों को जिताकर उस जगह पहुंचती है जहां पर वह जनता की समस्याओं को समय समय पर उठाने का काम करते हैं। लेकिन यदि वह जनता की समस्याओं पर गंभीरता दिखाए होते तो शायद यह मंजरनामा आज यहाँ दिखाई नहीं देता। हमारे साथ लगातार और भी कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अहमद गुल खान है और मैं इस बीएमसी चाल में रहता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, जो भी आप कहें इस कैमरे को देख के कहें। ठीक है, ओके। मेरा नाम अहमद गुल खान है और मैं बीएमसी चाल में रहता हूँ। ओके, तो ये बीएमसी चाल है जो वो स्लम में नहीं आती। ओके, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मिडिल क्लास और पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सोसाइटी मेंबर ने जो हमारे साथ भ्रष्टाचार किया है, इन लोग हमें रास्ता बताते हैं कि कोर्ट जाओ, पुलिस जाओ, डीसीपी के पास जाओ, एसआरए जाओ। तो यहाँ की पब्लिक मेंबर इतनी उनके पास इतने पैसे नहीं है और इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ इतनी जगह इतनी संस्था में दौड़े। ओके,
तो मेरे फादर ने बीएमसी पे केस किया काफी कम है, संक्षेप है, एकदम बताइए। मैं शॉर्ट में बताऊंगा। इसमें ऑर्डर कॉपी में लिखा हुआ है कि ये 242 नेम इन लोग ने सोसाइटी मेंबर ने एनेक्सर 2 में बताया था, और इसमें मेरे ग्रैंडफादर जो यहाँ पे 1965 से रह रहे, 1940 से रह रहे, उनका नाम नहीं है। और तो फिर किस बिना पे हमारा घर तोड़ा गया? बिल्कुल, कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं है और उनके मकान को तोड़ दिया गया है, और हर व्यक्ति जानना चाहता है, और खास करके उन तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं कि जिनके इलाके में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य का काम शुरू है, उनका यह पहला कर्तव्य बनता है कि वह वहां जाए और सोसाइटी के पदाधिकारियों से पूछें कि आखिर वास्तविकता क्या है। पारदर्शिता के साथ योजना को क्रियान्वित तो सरकार ने की है, लेकिन बिल्डर और गृह निर्माण संस्थाएं पारदर्शिता का काम क्यों नहीं कर पा रही हैं। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से गुजारिश है, यदि आपके इलाके में भी झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य की शुरुआत चल रही है